स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 का एक और स्मार्टफोन इन द हाउस। OnePlus 15 का रिव्यू वैसे भी थोड़े दिन पहले हमने डाला था। एंड iQOO की नंबर सीरीज हमेशा जानी जाती थी कि भैया परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो होगा ही होगा, लेकिन ऑलराउंडर टाइप भी होता है, सारी चीजें हमारे को अच्छी खासी मिल जाती है और प्राइसिंग भी हमारे को अच्छी मिलती है। लेकिन जाने कहां गए वो दिन। iQOO 15 आएगा 72,000 रुपीज के आसपास, सेम OnePlus 15 वाली प्राइसिंग। और OnePlus 15 की वीडियो मैंने बोला था कि अभी और फोन आएंगे, थोड़ा वेट कर सकते हो। तो मेरे को उम्मीद थी थोड़ा प्राइसिंग में भैया iQOO में कुछ मामला देखने को मिलता, बट नहीं, यहाँ पर मामला एक्सपेंसिव हो गया। वैसे हाँ, कार्ड ऑफर वगैरह लगा के इसका बेस वेरिएंट 64,999 तक आप ले सकते हो, बट लेकिन iQOO 13 से कुछ बड़ा हमारे को अपग्रेड वगैरह मिलता है, वो सारी चीजों में बात करेंगे। तो मैं इतने डब्बा खोलता हूं, तुम इतने लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे भाई हमारे को कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है यहाँ पे ब्लैक कलर का, और बॉक्स के अंदर से आपको ऑब्वियसली स्मार्टफोन मिल जाएगा और एक ऑफ व्हाइट से कलर का एक सिलिकॉन केस मिल जाएगा, सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल, एक 100 वॉट का चार्जर विद टाइप C to C केबल। बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी टाइप A to C दे रहे हैं एट द सेम प्राइस पॉइंट। मैं चाहता हूँ भाई C to C अब हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा वाइडली अब यूज होने लगा है। और इसके अंदर हमारे को ना दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 12 to 56 होगा जो 72,000 के आसपास होगा, और एक 16,512 होगा जो 78 या 80,000 के आसपास होगा। तो प्राइसिंग वही है जितनी अदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाले फोन की है, बट ये कहां आउटस्टैंड करता है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और कलर्स दो मिलते हैं, एक लेजेंड जो हमारे पास है और एक अल्फा ब्लैक। तो आपको कौन सा चाहिए आप देख लेना। एंड डिजाइन से शुरुआत करते हैं, सेम वही iQOO 13 के पैटर्न को फॉलो करता है, बस हाँ पहले ग्लास कर्व्ड होता था बैक वाला, अब बिल्कुल फ्लैट ग्लास हो गया। और जो इन हैंड फील है वो iQOO 13 के कंपैरिजन में मेरे को 15 की बेटर लगी, बिकॉज यहाँ पे वही कैंडी बार टाइप का फोन है, मेटल फ्रेम मिलता है हमारे को, एंटीना बैंड्स वगैरह है जिसके ऊपर, और बैक में iQOO की ब्रांडिंग और मॉन्स्टर इनसाइड लिखा है, और बैक में भी हमारे को ग्लास ही मिलता है। और इसकी प्रोटेक्शन क्या है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भाई गिराने से बचा लेना, और जो कवर है डब्बे में वो लगा लेना। एंड यस, डायनामिक लाइटिंग iQOO 13 में हमारे को कुछ ऐसे ऊपर की तरफ मिलती है। वैसे iQOO 13 की वीडियो में बताना ही भूल गया था डायनामिक लाइटिंग के बारे में। iQOO 15 के अंदर हमारे को अंदर की तरफ लाइटिंग मिलती है जो डेफिनेटली चार्जिंग के टाइम पर ग्लो होती है, और इसके हमारे को एक डेडिकेटेड सेटिंग मिलती है जिसके अंदर आप डायनामिक लाइटिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स, रिदम, बहुत सारी चीजें फॉर कॉल्स, नोटिफिकेशन, म्यूजिक वगैरह, वो सब आप ऑन ऑफ कर पाओगे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई बटन नहीं मिलता। यहाँ पे ऊपर टॉप में हमारे को IR ब्लास्टर, स्पीकर ग्रिल, सेकेंडरी माइक्रोफोन, और बॉटम में सिम ट्रे जिसमें आप डुअल नैनो सिम डाल सकते हो, डुअल माइक्रोफोन मिलते हैं, एक स्पीकर यहाँ पे मिल जाएगा, और टाइप सी पोर्ट 3.2 Gen 1 वाला है, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले आउटपुट दोनों आप ले पाओगे। और डिस्प्ले आउटपुट में सिर्फ मिररिंग हमारे को मिलती है, कोई एक्सटेंडेड डिस्प्ले और कुछ एक्स्ट्रा लाइक सैमसंग डेक्स वगैरह वो नहीं है। एंड जैसे कि डिस्प्ले आउटपुट अगर आपको गेम स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। और इन हैंड फील अच्छी है, काफी सॉलिड सा फील होता है। हाँ, वेट बढ़ गया है, iQOO 13 हमारा 215 ग्राम्स के आसपास था, ये 223 ग्राम्स के आसपास है। और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सैंपल सुनो। स्टीरियो सेपरेशन अच्छा है और लाउड भी है, हल्का सा थंब भी फील होता है, स्पीकर डिसअपॉइंटिंग नहीं है। और iQOO 13 के कंपैरिजन में जो स्पीकर है ना वो थोड़े से ज्यादा लाउड फील होते हैं और थोड़ी सी शार्पनेस एक्स्ट्रा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता, बट हाँ बहुत माइनर सा है। और डॉल्बी एटमॉस का कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ सुपर ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जैसे OnePlus के फोन में ओ रियलिटी ऑडियो होती है ना, वैसे इनकी अपनी है। और इसकी सेटिंग में जाकर आपको डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं, स्मार्ट, मूवी, म्यूजिक, गेम, जैसे आपका कंटेंट आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो हेडफोन और स्पीकर में ज्यादा पता लगता है। और एक चीज देख रहा था मैं, ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कुछ चला रखा है, वॉल्यूम सेपरेट दिखाई देती है, एंड व्हाट्सएप पे अगर किसी का वॉइस नोट आ गया हो तो उसका ऑडियो अलग है, तो आप उसके बीच में ट्वीक कर पाओगे, जो काफी सही एक्सपीरियंस है। वरना ओवरऑल ही ऑडियो इधर उधर ना मिक्स मुक्स सी हो जाती है। और हाँ, ऑडियो कोडेक LHDC 5.0 तक का सपोर्ट मिलता है, बाकी SBC, AAC और दूसरे कोडेक्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। एंड यस, हैप्टिक्स बढ़िया भाई फोन के, डुअल एक्सेस वाइब्रेशन मोटर है इसके अंदर, बढ़िया एकदम बिल्कुल प्रिसाइज सी वाइब्रेशन मिलती है, प्रीमियम वाली। और UI के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो या फिर ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज्यादा करते हो या स्वाइप वगैरह करते हो फोन में, तो उसकी वाइब्रेशन फील होती है। एंड फोन में कुछ रिंगटोन्स ऐसी हैं जिसके अंदर 4D वाइब्रेशंस भी है, और ये 4D वाइब्रेशंस हमारे को गेम्स में भी मिलती है। और भाई डिस्प्ले जो आप पूरा दिन चलाने वाले हो, यहाँ पे डिस्प्ले में डिफरेंस फील होता है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस एंड द बेजल। अगर आप बेजल देखो तो यहाँ पे इंप्रूव्ड है, यहाँ पे iQOO 15 ज्यादा बेटर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आता है कंपेयर टू iQOO 13। उसके अलावा ब्राइटनेस साइड बाय साइड देखो, सेम कंटेंट फुल ब्राइटनेस, यहाँ पे iQOO 15 ज्यादा ब्राइट फील होता है। बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है, जैसे रेजोल्यूशन हो गया हमारा, ये 2K AMOLED LTPO डिस्प्ले है, और यहाँ पे रेजोल्यूशन 1440x3168 है। बाकी आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और प्रोटेक्शन के मामले में स्कॉट सेंसेशन वाला ग्लास इन्होंने लगा रखा है, जिसकी प्रोटेक्शन अगर गोरिल्ला ग्लास से कंपेयर करें तो विक्टस 1 के आसपास आती है। और सेम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन पूरा UI 120 हर्ट्ज पे चलता है। 144 हर्ट्ज का फायदा सिर्फ गेम में मिलता है। और LTPO पैनल है तो 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिल ही जाएगी। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, बट उसका क्या फायदा, स्क्रीन गार्ड वैसे ही लगाता है डब्बे के अंदर से। और 99.99 आई थिंक शायद 100% लोग स्क्रीन गार्ड के साथ ही फोन चलाते हैं,
तो वो तो खत्म ही हो गया ना वहां पे। और जो कलर गैमेट है वो अच्छा है, 99% sRGB, 99% P3 एंड यहाँ पे ब्राइटनेस भी हमने टेस्ट करी, 822 निट्स की ब्राइटनेस निकल गया है हमारी इंडोर फुल ब्राइटनेस करके, और ब्राइटनेस को आउटडोर मोड पे जब हम लेके जाते हैं तो 964 निट्स के आसपास आती है। बाकी ब्रांड्स के नंबर हाई ब्राइटनेस मोड 2000 निट्स, 6000 निट्स नहीं, वो 10% विंडो वाली ब्राइटनेस होती है, बिल्कुल छोटे से एरिया में कहीं पे पिक्सल बहुत ज्यादा ब्राइट हो गए तो वो मार्केट किए जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, इंडोर चलाओ आउटडोर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये वाली जो डिस्प्ले के अंदर यूज हो रखी है ना, रूमर्स है कि यही सेम डिस्प्ले S26 अल्ट्रा में भी यूज होगी, बट ऑब्वियस सी बात है सैमसंग कुछ तो एक्सक्लूसिव रखेगा ना अपने पास, सारी चीजें थोड़ी ऐसे इधर उधर बांट देगा भाई साहब। और अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो OTT पे आप आराम से 1080p में कंटेंट देख सकते हो, वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है, और हाँ नेटफ्लिक्स में भी डॉल्बी विजन और HDR का सपोर्ट है। यूट्यूब पे 4K 60 HDR में कंटेंट देखो बढ़िया, और डॉल्बी विजन का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। एंड और भी एनहांसमेंट फीचर्स है, जैसे विजुअल एनहांसमेंट हो गया, या MEMC सुपर रेजोल्यूशन वगैरह आप ऑन कर लो। वो MEMC होता है ना 60 FPS बना देता 30 FPS को, जो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह में सही रहता है वो। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 इसके अंदर हमारे को मिलता है, जिसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे, साथ में LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अंदर भी सुपर कंप्यूटिंग चिप डाल रखी है, जैसे Q2 थी iQOO 13 में, इसमें Q3 है। और ये चिप डेडिकेटेडली आपकी गेमिंग और ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क के लिए, कि हर चीज का लोड आपके चिपसेट पे ना है, और ये क्या करती है आपको परफॉर्मेंस बेटर देती है, ग्राफिक्स क्वालिटी इंप्रूव करती है, और इसके थ्रू आप रे ट्रेसिंग भी ऑन कर सकते हो। जैसे गेंशिन इंपैक्ट में हम देख रहे थे, देखो रे ट्रेसिंग ऑफ एंड ऑन पे विजुअली कितना इंपैक्ट आता है, तो वो इस चिप की वजह से ही हो पाता है। और यहाँ पे सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में 13 5G के बैंड्स हैं, eSIM का सपोर्ट भी मिलता है आपको, बट हाँ वही एक फिजिकल सिम या एक eSIM या फिर 2 फिजिकल सिम, मतलब एक बारी में 2 ही सिम चला पाओगे। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बढ़िया लगाते एकदम फुल अनलॉक वाला मामला। यस NFC भी मिल जाता है अगर टैप एंड पे वगैरह में यूज करना हो, और आयरन ब्लास्टर भी मिल जाएगा, जिसकी स्मार्ट रिमोट ऐप के थ्रू आप कोई AC TV वगैरह ऑन ऑफ करना हो, या फिर स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्टर बंद करना हो। वेरी नाइस। और टोटल 53 सेंसर दिखा रहा था सेंसर ऐप के अंदर, मतलब सारे सेंसर्स हैं, और जायरोस्कोप भी इसका भाई बहुत बढ़िया काम करता है गेमिंग में। अगर आप हल्की सी भी फोन की मूवमेंट करते हो तो प्रॉपर्ली गेम में काम करता है, तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक गेमिंग थोड़ा करते हैं iQOO वाले। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अंतुतु बेंचमार्क 3.6 मिलियन के आसपास निकल गया है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 से अगर कंपेयर करते हैं, मॉन्स्टर मोड पे निकाला था iQOO 13 और iQOO 15, दोनों का स्कोर आप देख सकते हो, और ये 27% के आसपास का जो ईयर ऑन ईयर डिफरेंस हमारे को मिलता जा रहा है डिफरेंट चिपसेट पे, उनको यूज करने के लिए कोई डेडिकेटेड बढ़िया एप्स, बढ़िया गेम्स वो हमारे को मिलते ही नहीं है भाई। आप आईफोन देखो, आईपैड देखो, आईफोन में कितने बढ़िया बढ़िया AAA गेम्स आते हैं, आईपैड में इतनी बढ़िया बढ़िया डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड में कहां है कुछ, क्या क्या करे इतनी परफॉर्मेंस का भाई। फिर Geekbench 6 के नंबर ये रहे। Geekbench 6 का OpenCL जो GPU के लिए होता है 23,000 प्लस भाई। Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क निकाला GPU पे, जिसके नंबर्स आप यहां पे देख सकते हो, और 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने निकाला था, जिसका स्टेबिलिटी स्कोर 44% के आसपास निकल गया, बट बेस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर भी आप यहां पे देख सकते हो। एंड इसके अंदर मुझे कोई भी एक्सटर्नल कूलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ क्रैश नहीं हुआ, कुछ गर्म नहीं हुआ, एक बारी में निकाल के देके गया। ये मैं डेडिकेटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि OnePlus 15 में ऐसा नहीं हुआ था। एक बार वीडियो देखना आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और फिर CPU थ्रॉटल टेस्ट किया 15 मिनट्स में, अच्छा हरियाली वाला ग्राफ, 87% की परफॉर्मेंस, 30 मिनट्स में बढ़िया 87% की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कुछ पीलापन या ज्यादा ऐसा लालपन नहीं है, तो यहाँ पे जो कूलिंग वगैरह सही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसका जो वेपर चैम्बर है ना, वो iQOO 13 के भी कंपैरिजन में इंप्रूव हो गया है, और वो एक्चुअली रियल लाइफ में पता भी लगता है। गेमिंग परफॉर्मेंस में बताता हूं आपको, और गेमिंग के आपको मल्टीपल फीचर्स बताओ तो सुपर रेजोल्यूशन इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर हम रिफ्रेश रेट 144 FPS तक ले जा सकते हैं, वो किस गेम में काम करता भी बताता हूं। उसके अलावा बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, इसमें बैटरी चार्ज नहीं होती, डायरेक्टली मदरबोर्ड को पावर मिलती है, फोन गर्म नहीं होता अगर आप लंबी गेमिंग कर रहे हो। और इसके अंदर रे ट्रेसिंग का फीचर है, गेम विजुअल एनहांसमेंट हो गई, ई स्पोर्ट्स मोड है, ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले है, 4D वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो मल्टीपल गेम्स के लिए, जैसे वुदरिंग वेव्स में डिफरेंट अटैक्स पे वाइब्रेशन फील होती है, या फिर BGMI में फायरिंग और ड्राइविंग पे फील होती है, और वो बहुत बढ़िया लगती है। मतलब इस मामले में तो iQOO ने बढ़िया काम कर रखा है। और भी बहुत सारे गेमिंग के फीचर्स हैं, जब आप फोन अगर लोगे तो एक्सपीरियंस कर ही लेना खेलते खेलते। और अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। BGMI हमने टेस्ट किया 30 मिनट के लिए, और स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम सेट कर दिया था, 120 FPS वाला जो मोड होता है। एवरेज हमारे 118 FPS निकल के आए थे, और अभी जहां पे टेम्परेचर है मैक्सिमम 31 डिग्रीज के आसपास। फिर हमने कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट किया, ये भी 30 मिनट्स के लिए, और इसके अंदर सुपर फ्रेम रेट ऑन कर दिया था हमने। BGMI में काम नहीं कर रहा था, प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट वगैरह के थ्रू चल जाए, बट कॉल ऑफ ड्यूटी में चल रहा था, एंड बढ़िया 144 FPS तक पुश हो जाता है, एंड एवरेज 142 143 FPS मिल रहे थे, बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। और यहाँ पे हमारे टेम्परेचर अभी 34 डिग्रीज तक जा चुके हैं। ये हमारे गेम लगातार टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद आ गया वुदरिंग वेव्स, जिसको हमने ट्राई किया बैलेंस्ड, यानी कि 60 FPS वाला, इसमें सुपर फ्रेम रेट नहीं चलता, तो एवरेज यहाँ पे 59.5 तक आ गया था, और 37 डिग्रीज तक टेम्परेचर चले गए थे फोन के। ये भी आधा घंटा खेला था हमने। मैंने कहा जब इसके अंदर भी 60 FPS निकल गए तो क्वालिटी पे टेस्ट कर लेते, जो हाईएस्ट सेटिंग होती है। इसके अंदर भी हमारे को एवरेज 58-59 FPS मिल गए। टेम्परेचर हमारे अभी भी 36-37 डिग्रीज के आसपास ही है। उसके बाद आ गया गेंशिन इंपैक्ट। इसके अंदर हमारा हाई सेटिंग्स पे सुपर रेजोल्यूशन ऑन हो गया था, 60 FPS हमने सेटिंग्स में सेट कर दिया था, और एवरेज यहाँ पे हमारे
114 FPS निकले और फोन के टेम्परेचर 41 डिग्री तक चले गए थे। हाथ में फोन डेफिनेटली वार्म फील होता है, बट भट्टी और तपने वाला हिसाब किताब नहीं था। उसके बाद इसी को हमने हाईएस्ट सेटिंग में टेस्ट किया, जिसके अंदर सुपर रेजोल्यूशन नहीं चल रहा था, और इसके अंदर भी हमारे को 60 FPS मक्खन मिल गए थे और टेम्परेचर अभी भी 40 के आसपास ही था। और ये जितने भी टेम्परेचर बताइए इंटरनल वाले हैं जो टेस्टिंग के टाइम पे, लेकिन एक्सटर्नली हमने जब फोन को टेस्ट किया तो मैक्सिमम हमारे फ्रंट में 36-37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर थे और एंड तक आते आते वो 30-31 तक हो गए थे, जबकि गेमिंग लगातार चल रही थी। तो कुछ तो इस फोन ने अपने थर्मल्स को कंट्रोल वगैरह किया। हाथ में जो एक वार्म वाली फीलिंग आती है परफॉर्मेंस स्मार्टफोन से, बस वैसी है, कुछ ज्यादा सा तपना और भट्टी वाला हिसाब किताब नहीं है। और हाँ, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला फोन है, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर गेम हब डाल के बढ़िया AAA टाइटल पीसी वाले भी खेल सकते हो। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी यूट्यूब कि किस फोन पे कौन सी सेटिंग लगा के कौन सा गेम कैसा चल रहा है, तो वो वीडियोस देख के वो सब अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो बहुत टीडियस प्रोसेस है, अगर हम वो सारी चीजें करने के लगे तो हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए YouTube जिंदाबाद। अब मेनली जिसके बारे में मुझे डिटेल में बात करनी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, बिकॉज ओरिजिन OS 6 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। पहले फन टच OS आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा फन नहीं हमारे को मिल रहे थे, बट ओरिजिन OS से जितनी मुझे उम्मीदें थी उतनी खरा उतर नहीं पाया। फीचर वाइज बहुत बढ़िया है, बट डिटेल में थोड़ा बताता हूं। एक तो ये फोन हमारा Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है विद 5 इयर्स ऑफ OS अपडेट्स एंड 7 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, जो कि काफी बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पे सबसे पहले देखो भाई, ब्लोटवेयर के नाम पे हमारे को एक ब्लॉक ब्लास्ट करके एप्लीकेशन मिल रही है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ग्लोबल सर्च में अभी भी हमारे को गेम्स एंड हॉट गेम्स के सजेशंस वगैरह मिलते हैं। वैसे चाहो तो उसको भी सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हो, ऐप सजेशन वगैरह को। वी स्टोर के नोटिफिकेशंस हमारे को मिलते हैं, जिसको भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। एंड इन्हीं चीजों से मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि प्राइस फोन का बढ़ा है। 55,000 बाई को 13 लॉन्च हुआ था, ये 72,000 पे लॉन्च हो रहा है, एंड उसके बावजूद भी ब्लोटवेयर्स वगैरह हमारे को मिल रहे हैं। चलो अब थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पूरा UI 120 हर्ट्ज पे चलता है। यहाँ पे बढ़िया कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप खोल लो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर फील हो रही है फन टच OS के कंपैरिजन में। हाँ, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर का सपोर्ट नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसके अंदर। और थीम्स मिल जाती हैं बहुत सारी, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स आप लगा सकते हो, डिफरेंट ट्रांजिशन स्टाइल्स मिल जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो, साइड बार जैसे फीचर तो मिल जाते हैं। और साइड बार के अंदर वही AI स्क्रीन ट्रांसलेशन जो गूगल लेंस वाली होती है, और इनका अपना डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे, सामने वाले के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। बट रिस्पॉन्सिबली करना अगर किसी बिजनेस वगैरह में यूज करने वाले हो, गलत काम नहीं। और फोल्डर रिसाइजेबल है, फोल्डर्स का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हो, चार्जिंग, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह की, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन बहुत सारी है। और हाँ, ओरिजिन आइलैंड, मतलब आइलैंड तो सबको चाहिए, डायनामिक के बाद तो सब कह रहे भैया हमारा भी अपना आइलैंड है, वेनम आइलैंड। एंड ये सेम वही डायनामिक आइलैंड की तरह काम करता है, जिसके अंदर आप नोटिफिकेशन, रियल टाइम अपडेट्स वगैरह दिखेंगे, काफी अच्छी एनिमेशन आती है। स्पॉटिफाई हो गया जिसमें प्ले पॉज करना, म्यूजिक वगैरह। ड्रैग एंड गो अब हमारा आइलैंड पे होता है, जैसे पहले साइड में होता था ना, कोई भी फोटो वगैरह उठाई ऊपर लेके गए, कहीं पे भी आपको शेयर करनी है, सारी एप्लीकेशन वगैरह आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट सजेशन वगैरह आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई लिंक कॉपी किया तो वो सीधा ऊपर दिखा देगा कि ब्राउजर में तो नहीं खोलना। और हाँ, इकोसिस्टम वाला हिसाब अगर आपको करना हो तो वीवो ऑफिस किट करके एक एप्लीकेशन है जो आप पीसी में इंस्टॉल कर लो, और फोन में तो उसकी एप्लीकेशन है, और उसके अंदर हमारे को फाइल्स इधर से उधर करनी हो, फोन की मिररिंग वगैरह करनी हो, डेटा सिंक हो जाता है। बस हाँ, क्लिपबोर्ड जो मेनली फीचर है वो नहीं मिलता, तो प्रोबेबली शायद वो फ्यूचर में आ जाए। और AI के फीचर्स वही जो ऑलमोस्ट सब फोन्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गैलरी में फीचर मिल जाएंगे फोटोज के लिए, AI इरेजर, इमेज एक्सपैंड, कलर एडजस्टमेंट वगैरह। कॉल ट्रांसलेशन के फीचर मिल जाते हैं जो इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट हिंदी में अभी भी बहुत हिट एंड मिस है। 50-50 मान लो, अभी इतना मामला नहीं है, इनको भी काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड इसके अंदर हमारे को ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। उन कॉल्स को आप ट्रांसक्राइब करवा लो, समराइज करवा लो, या फिर सामने वाला किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो उसमें आप कॉल ट्रांसलेशन कर सकते हो, वही सारी चीजें। एंड AI नोट्स के फीचर मिल जाते हैं जिसमें आप समराइज, पॉलिश, शॉर्टन, एक्सटेंड, और उसके अंदर भी ट्रांसलेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्क समरी, बहुत सारे फीचर्स हैं। और जेमिनाई सर्कल टू सर्च तो ऑलवेज देयर। अब बात कर लेते हैं कैमरा के ऊपर। पीछे कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सिमिलर है, वही 3 सेंसर मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, वही सेम जो iQOO 13 के अंदर था। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, ये भी वही सेम इन्होंने कैरी किया है। डिफरेंस है तीसरे सेंसर में, पहले 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो था, अब 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप हो गया है। अब इनके बीच में अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाओ तो टेलीफोटो हमारा बाइनोकुलर्स की तरह होता है और पेरिस्कोप हमारा एक टेलीस्कोप की तरह होता है। तो पेरिस्कोप के अंदर आपको एक्स्ट्रा फोकल लेंथ विद एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाती है, तो डेफिनेटली टेलीफोटो से पेरिस्कोप बेटर होता है। बस इतनी आसान भाषा। उसके अलावा इंटरनेट है, AI है, वहां जाके पूछ लो अपने हिसाब से। और फ्रंट कैमरा सेंसर भी सेम वही 32 मेगापिक्सल हमारे को मिलता है। एंड बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, अप टू 8K 30 FPS, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे बैक कैमरा से। मेरे हिसाब से 4K 120 का तो सपोर्ट अब होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग और लेटेस्ट चिपसेट, सब कुछ तो भाई फ्लैगशिप हो ही गया है। एंड स्लो मोशन 1080p 240 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और भाई पोर्ट्रेट वीडियो या बोके वीडियो जो भी मान लो जिसमें बैकग्राउंड ब्लर वगैरह मिलता है, वो 1080p 30 FPS पे शूट होती है। भाई कम से कम 4K 30 FPS पे होनी चाहिए थी, जो कि मेरे को ड्रॉबैक लगा। और फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और ये फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड स्टेबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो, नॉर्मल वॉकिंग शॉट है।
साइकिल पेल रखी है लॉन्डे ने फुल पावर एंड कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है, कुछ ऐसी वीडियो की क्वालिटी है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी अल्ट्रा स्टेडी या फिर वॉइस वाला कोई मोड नहीं लगा रखा, नॉर्मली रिकॉर्ड हो रहा है, चलते चलते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे आपको स्टेबिलिटी वगैरह का भी आइडिया हो जाएगा। माइक मोबाइल का यूज हो रहा है, शाम का टाइम है, आसपास की आवाज है, जो भी है कमेंट करके बताओ। क्वालिटी भाई साहब, और ये बोके वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोके वीडियो पे 1080p 30 FPS पे चला जाता है, तो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह कितना बना पा रहा है और कैसी क्वालिटी ये रिकॉर्ड कर रहा है वो आप देख सकते हो। एंड अगर थोड़ा सा जूम वगैरह करते हैं ना तो पता लगता है कि वो 1080p वाली पिक्सेलेशन कंपेयर टू 4K, बाकी अगर बोके में वीडियो बनानी है तो फोन से बना पाओगे। एंड सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं iQOO 13 और 15 को कि हमारे को कुछ बड़ा जंप मिल रहा है। तो देखो भाई, अल्ट्रा वाइड में सबसे पहले मैं कंपेयर कर रहा था, बहुत सिमिलर है, स्किन टोन्स में डिफरेंस मिलता है। iQOO 15 की स्किन टोन्स मेरे को बेटर लगी, थोड़ी सी ज्यादा से नेचुरल साइड जाती है। एंड डिटेल्स अगर आप देखो थोड़ा जूम करके अल्ट्रा वाइड में भी, तो भी यहाँ पे iQOO 15 थोड़ी सी बेटर डिटेल्स निकाल के देता है। मेजर डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे काफी सारे अल्ट्रा वाइड में हमने फोटोज वगैरह निकाले थे, इवन लो लाइट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ iQOO 15 की प्रोसेसिंग हमारे को बेटर मिलती है। एंड डायनामिक रेंज यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बेटर कलर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, ज्यादा जैसे आसमान है तो ब्लूइश साइड जा रहा है कंपेयर टू iQOO 13। फिर आते हैं प्राइमरी सेंसर पे, इसका भी सेम हाल है। यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो, जैसे डायनामिक रेंज है तो iQOO 15 थोड़ी सी बेटर, डिटेल्स थोड़ी सी बेटर कैप्चर कर देता है, स्किन टोन्स ऑब्वियसली हल्की सी बेटर हमारे को फील होती है, सिर्फ प्रोसेसिंग आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बात आती है पेरिस्कोप और टेलीफोटो की, तो डेफिनेटली पेरिस्कोप ज्यादा बेटर डिटेल्स निकाल पाता है, बिकॉज यहाँ पे 3x पेरिस्कोप मिलता है। ऑब्वियसली फोकल लेंथ अलग अलग है दोनों की, बट यहाँ पे पेरिस्कोप की अगर आप डिटेल्स देखो, और यहाँ पे टेलीफोटो को भी मैनुअली 10x तक लेके जाते हैं, तो भाई डिफरेंस साफ दिखाई देता है। एंड उसके अंदर क्लियर विनर iQOO 15 है कि यहाँ पे सेंसर में आपको डिफरेंस मिलता है। एंड एक और डिफरेंस है बड़ा iQOO 13 कंपैरिजन में, वो है मैक्रो का। यहाँ पे मैक्रो में iQOO 15 में हमारे को 4 फोकल लेंथ मिलती है, 1x 2x 3x एंड 6x। वहीं पे iQOO 13 सिंगल फोकल लेंथ पे काम करता है। एंड मैक्रो अगर आप कंपेयर करो, देखो नॉर्मल 1x वाली देखो साइड बाय साइड, तो भी यहाँ पे iQOO 15 की डिटेल्स और शार्पनेस बहुत बेटर है, और डिफरेंट फोकल लेंथ पे आप और अलग अलग तरीके की मैक्रोस निकाल सकते हो, जो हमने काफी सारी निकाली है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैक्रोस के मामले में भी iQOO 15 बेटर निकल के आता है। अब डेडिकेटेडली iQOO 15 क्या फोटो सैंपल्स वगैरह देखो, सबसे पहले अल्ट्रा वाइड स्किन टोन्स वगैरह अच्छी निकाल देता है, डे लाइट में डायनामिक रेंज वगैरह भी अच्छी हमारे को मिल जाती है, और यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स हमने लिए डिफरेंट सिनेरियोज में। लो लाइट में वही बात है, अल्ट्रा वाइड है तो डिटेल्स इतनी कैप्चर नहीं होती, ग्रेन्स वगैरह आता है, बट यस ओवरऑल अल्ट्रा वाइड इज गुड। अब आ जाते हैं प्राइमरी पे, यहाँ पे प्राइमरी में डायनामिक रेंज अच्छी मिल जाती है, और थोड़ी सी ना चटक साइड फोटो निकाल रहा है हमारा iQOO 15 में, कंपेयर भी कर रहा था 13 से, थोड़ा सा जाता है, मतलब ना सोशल मीडिया सेंट्रिक टाइप की फोटो निकाल के देता है। और बहुत सारे सैंपल्स हैं, मल्टीपल आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन लो लाइट की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो कई जगह ना बहुत ज्यादा ओवर शार्पन कर देता है, जैसे कहीं लाइट वगैरह पड़ती है किसी पौधे वगैरह पे या किसी भी जगह पे ज्यादा लाइट है, तो वहां पे ना मतलब ऐसा फेक टाइप का एक शार्पनेस आ जाती है। बट मैं ओवरऑल कहूंगा फोटोज प्राइमरी सेंसर की अच्छी है। उसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट्स देखोगे तो पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन भाई अच्छा है। यहाँ पे पोर्ट्रेट्स के मल्टीपल सैंपल्स हमने निकाले, और यहाँ पे डिफरेंट फोकल लेंथ हमारे को मिलती है पोर्ट्रेट में, 23, 35, 50, 85, 100 mm तक जाता है, और वहीं पे ऑब्वियसली इसका पेरिस्कोप सेंसर काम में आता है, और बोके वगैरह बहुत बढ़िया नेचुरल सा मिलता है हमारे को, और स्किन टोन्स भी हमारी अब काफी नेचुरल साइड आती है। एंड पोर्ट्रेट के मल्टीपल सैंपल्स हैं हमारे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, एंड पोर्ट्रेट में काफी इंप्रेसिव फोटोज देता है, मतलब एकदम सोशल मीडिया रेडी टाइप की। एंड एज डिटेक्शन तो भाई काफी बढ़िया है। फिर आगे फ्रंट कैमरा के सैंपल्स, यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स है। फ्रंट कैमरा में कुछ ऐसा खास बड़ा डिफरेंस है नहीं, और जैसा पहले था वैसा ही है मामला। और यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स निकाले फ्रंट कैमरा के, डे लाइट में है, लो लाइट में है, उसके अलावा इसमें पोर्ट्रेट भी है। एंड फ्रंट कैमरा का भी जो पोर्ट्रेट है वो काफी अच्छा एज डिटेक्शन वगैरह कर देता है, और डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में भी फ्रंट कैमरा के सैंपल हमने निकाले थे, और उसमें भी डायनामिक रेंज वगैरह सही मेंटेन कर जाता है। आउटडोर वगैरह के जैसे सैंपल अगर आप देखोगे, और इंडोर वगैरह की अगर आप सैंपल देखते हो, तो शार्पनेस और जो डिटेल्स हैं वो अच्छी कैप्चर ये कर देता है। तो ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छा कैमरा भी लेके आता है। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा भी नहीं कहूंगा, बिकॉज कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं इसी प्राइस पॉइंट पे। वीवो की X300 सीरीज हो गई, ओप्पो की फाइंड X9 सीरीज होगी, बट फिर वही बात है, उसमें डायमेंसिटी आ जाता है। अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन है तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो गया, तो चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपको क्या चाहिए आप वो देख लेना। एंड मैं आपको सही बताऊं, जो 50,000 से लेके 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में जो भी प्रोसेसर आते हैं, हाँ अगर आपका यूसेज बिल्कुल गेमिंग वाला परफॉर्मेंस वाला है, तब तो मैं स्नैपड्रैगन ही आपको रेकमेंड करूंगा। वरना अगर आप डे टू डे यूसेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप अपना कैमरा वैमरा यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके फोन में कोई भी प्रोसेसर हो, आपका कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला, आपको बढ़िया ही फोन चलता हुआ मिलेगा। तो अगर आपका यूज केस कैमरा वाला है तो डेफिनेटली अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। बाकी मैं कोशिश करूंगा और ऑप्शंस लाने की, ताकि आपको थोड़ी और बेटर चीजें बता पाऊं। स्मार्टफोन्स के मामले में भी कोशिश तो पूरी रहती है। एंड फाइनली कमिंग ऑन टू द बैटरी, 7000 mAh की 4th जनरेशन सिलिकॉन
कार्बन बैटरी है इसके अंदर विद 100 वॉट की चार्जिंग एंड 40 वॉट का वायरलेस चार्जर भी ये सपोर्ट करता है। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी, कितने वॉट की वो नहीं पता, बट दूसरी डिवाइस चार्ज करनी हो, TWS स्मार्ट वॉच या कोई और फोन, तो वो भी आप कर पाओगे। और हाँ, पिछली जनरेशन में हमारे को वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती थी, इस जनरेशन में वायरलेस चार्जिंग है, तो इससे भी प्राइसिंग एड अप तो देखो हुई है। और फुल चार्ज होने में इसके 100 वॉट के चार्जर से 1 घंटे के आसपास लगता है। और चार्जिंग में डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। पहले नॉर्मल मोड पे मैंने टेस्ट करी, 100 वॉट के चार्जर से 1 घंटे के आसपास चार्जिंग टाइम मिला, जो कि काफी अच्छा खासा है। फिर एक टर्बो मोड में मिलता है जिसके अंदर 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया था, बट वो ये 0 to 50% बहुत तेज चार्ज होता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली स्पीड काफी स्लो हो जाती है, बट चार्जिंग में आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और हाँ, बैटरी बैकअप यहाँ पे नॉर्मल यूसेज में 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर माइनर सी गेमिंग हो गई, थोड़ा बहुत कैजुअल यूसेज वगैरह हो गया उस हिसाब से। और हाँ, चार्जर के लिए एक स्पेशल कॉल आउट, इसके चार्जर से कोई हाई एंड डिवाइस जैसे लैपटॉप वगैरह अगर आपको चार्ज करना हो तो वो आप कर पाओगे। एंड गेमिंग का बैटरी बैकअप भी हम टेस्ट करके देख रहे थे, 100% बैटरी थी, 4 से 4.5 घंटे के आसपास गेमिंग करी तो 40 to 45% बैटरी ड्रॉप हो गई थी, मतलब 55% बैटरी फोन में तब भी बची थी। तो गेमिंग के हिसाब से भी बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, iQOO का फोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक तो है ही, गेमिंग वाले फीचर तो है, बट ऑलराउंडर फोन भी है, लेकिन कहीं कहीं शॉर्टकमिंग्स भी है, जो भी सारी मैंने आपको वीडियो में एंड टू एंड बता दी। एंड अगर आप परफॉर्मेंस और ऑलराउंडर टाइप का फोन देख रहे हो तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है मार्केट में, बट और भी बहुत सारे फोन है। OnePlus 15 का भी वीडियो देख लेना, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड और किसी फोन का रिव्यू चाहते हो, किसी के साथ इसका कंपैरिजन चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई। एंड स्मार्टफोन के थोड़ा लाएंगे, मामला बहुत सारा लाएंगे। आप बताना आपका क्या ओपिनियन iQOO 15 के बारे में कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब कर दो पहली बार आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।